Importance of virus definition of updates. Virus definitions or updates are very important to protect the computer from security threats. ये बड़ी ज़रूरी है वायरस डेफिनेशन या अपडेट्स जो होती रहती है. The virus definition must be updated regularly. होता क्या है कि जो जो नए नए वायरसेस आते रहते हैं मार्केट में लॉन्च होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बात तो ये खुद भी करते हैं, लेकिन कुछ जो नए नए वायरसेस आते हैं उनकी डेफिनेशन आती जाती है. मुझे नई अपडेट होगी कि फलां फलां नया वायरस आ चुका है, तो उसकी डेफिनेशन ये जो आप जब आप उसको अपडेट करते हैं तो उसकी डेफिनेशन आ जाती है कि फलां नाम का वायरस इस वक्त आ गया है और उसमें वो ये रूटीन खराब कर रहा है. It allows the antivirus software to detect and remove the latest virus and other security threats. मसलन आपने एक एंटीवायरस इंस्टॉल किया और उसने आपके कंप्यूटर में से वायरसेस रिमूव कर दिए, ठीक है जी. अब कोई नया वायरस आया जो आपने थ्रू यूएसबी आपके कंप्यूटर में आ गया और उसकी अपडेट या उसकी डेफिनेशन अभी आपके आपके एंटीवायरस में अपडेट नहीं थी, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक. तो अब इससे क्या होगा कि जब आप उसको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे, तो वो उसको भी फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको भी फिर वो डिटेक्ट करना शुरू कर देगा और उसे भी डिटेक्ट करके रिमूव कर देगा. अब उसमें द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन नॉट डिटेक्ट द लेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स इफ द वायरस डेफिनेशन आर नॉट अपडेटेड. देखा ना, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसको अपडेट नहीं करेंगे, जो जो भी नई थ्रेट होगी उसको वो डिटेक्ट नहीं करेगा. तो ये जो भी कंपनीज होती हैं, ये क्या करती हैं कि उसको अपडेट रखती हैं और देखती रहती हैं कि इस वक्त कौन से नए वायरसेस आ चुके हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं. उनके खिलाफ ही अपनी रूटीन बना के उसको आपके एंटीवायरस को अपडेट करेंगे और उसके अंदर वो कैपेबिलिटी भी आ जाएगी जिससे क्या होगा कि जो भी नया वायरस आएगा उसको वो रिमूव कर सकेगा, उसको डिटेक्ट कर सकेगा. Most antivirus software provides an auto update features to download the latest virus definitions. ज़्यादातर ये ऑटो ही होता है और वो खुद से ही जो ही आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे उसको, तो वो खुद से जो भी नई डेफिनेशन होगी उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेगा. एक सेमेंटिक कॉर्पोरेशन है जी, बड़ी पुरानी काम कर रही है. Organization develops security software for computer semantic. Endpoint protection is a popular antivirus software. It protects computer from different types of security threats. McAfee is a American organization that develops antivirus programs. It developed an antivirus program called McAfee Virus Skin. When I was working in UBL, वहाँ पे ये McAfee वो यूज़ कर रहे थे. UBL में पेड था, लाइसेंस था. AVG stands for Antivirus God. It is an antivirus program developed by AVG Technologies ने ये बनाया है जी. ये भी एक एंटीवायरस है. ऑथेंटिकेशन. अब अगली जो चीज़ आ जाती है वो है जी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. Authentication is a process of verifying the identity of a user. देखिए, ऑथेंटिकेशन और चीज़ और ऑथराइज करना किसी को कुछ, ये समथिंग एल्स. ऑथेंटिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी की आइडेंटिटी को authenticate करते हैं. This process begins when the user tries to access the system. The user must provide his identity. Different methods are used to authenticate the user. और फिर क्या ट्रेडिशनल मेथड इज लॉग इन विद द यूजर नेम एंड पासवर्ड. मसलन यूजर नेम आप डालेंगे और पासवर्ड डालते हैं, तो वो क्या करता है, उसको ऑथेंटिकेट करता है कि क्या वाकया ही ये नाम और ये पासवर्ड हमारे डेटाबेस में है, इस तरह का कोई यूज़र बना हुआ है. और उसके बाद फिर उसको ऑथराइज किया जाता है जब उसकी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाती है. A better authentication method is biometric that uses retina or fingerprints, जो इस वक्त लेटेस्ट चल रहे हैं. बायोमेट्रिक है या रेटिना है, आपकी आंख की रेटिना को वो करता है. The user can access the system after the authentication process is performed successfully. जब authentication हो जाती है, फिर authorization is a process of verifying the rights of a user to access computer resources. अब ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी चेक की जाती है और ऑथराइजेशन में कि आपको क्या क्या राइट्स मिले हैं किसी भी चीज़ को. मिसाल देता हूँ कि अभी आप कंप्यूटर लैब है यूनिवर्सिटी की, आप अपने डिपार्टमेंट में आते हैं कंप्यूटर लैब में, तो आप हैं
मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर के हैं तो आपको अलो किया, हाँ जी आप इस क्लास के, दिस इज ऑथेंटिकेशन। अब आपको क्या राइट्स हैं, आप वहाँ पे बैठ के क्या काम कर सकते हैं? क्या आप वहाँ पे पंखा चेंज कर सकते हैं? क्या स्टेबलाइजर चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये आपकी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन नहीं है, आपको ये ऑथराइज राइट्स नहीं है। आपका काम है जस्ट कंप्यूटर को ऑन करना और उसको यूज़ करना। ना तो आपको ये ऑथराइज है कि आप वहाँ पे कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें, ना कोई चीज़ उतार सकें। अब आप ही की जगह एक दूसरा यूज़र होगा, वो आएगा, वो एज ए लैब, मतलब वो लैब असिस्टेंट है, वो आता है तो उसके पास ज़्यादा ऑथराइजेशन है। वो पंखा भी चेंज कर सकता है, वो आपका सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर सकता है, वो और बहुत सारे काम कर सकता है। दिस इज ऑथराइजेशन, जिसमें हम राइट्स यूजर को देते हैं किसी भी रिसोर्स के ऊपर। इट डिटरमाइंस यूजर्स लेवल ऑफ एक्सेस फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम पर उसको क्या क्या राइट्स हैं, उसके लेवल ऑफ राइट्स क्या हैं, वो किन किन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, वो क्या काम कर सकता है। एग्जाम्पल सपोज दो यूजर है, यूजर लॉग इन कंप्यूटर, अब यूजर वन जो है वो मैनेजर है कंपनी का, जबकि यूजर टू जो है वो ऑपरेटर है। तो जो ऑथराइजेशन है प्रोसेस will determine the level of access for both users. User one has full access, जबकि जो कॉपीराइट डिलीट हर कुछ कर सकता है, लेकिन यूजर टू जो है, चूंकि वो सिंपल यूजर है, वो ऑपरेटर है, उसके बाद लिमिटेड एक्सेस। दिस इज ऑथराइजेशन। अब जो ऑथेंटिकेशन हमने पढ़ी, जिसमें आइडेंटिटी चेक की जाती है, उसमें ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब ये ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं जी? Authorization and authorization, the process of accessing the computer system and its resources legally is called authorized access, ठीक है। और authorization के लिए जो methodologies हैं वो क्या हैं जी? यूजर नेम एंड पासवर्ड रखे जाते हैं, उसके ऊपर पिन होते हैं जी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूजर नेम कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, आईडी होती है कोई, पासवर्ड होगा जो दिया जाएगा, जिससे फिर आगे डिफाइन किया जाता है कि इसको क्या क्या चीज़ें थ्राइज हैं। पिन होता है जी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अ न्यूमेरिक पासवर्ड दैट इज यूज्ड टू ऑथेंटिकेट अ यूजर टू एक्सेस अ सिस्टम। उसको पास कोड भी कहा जाता है, जैसे आपके एटीएम पे होता है। एक्सेस कार्ड होता है जी, एक्सेस कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड दैट इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू अ सिस्टम। आप एक कार्ड होगा, उसमें डालेंगे, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, वो उसको पढ़ेगा, उसके बाद आपको एक्सेस दे देगा। फिर बायोमेट्रिक होती है जी, ये टेक्नोलॉजी भी यूज होती है, जिसमें साइकोलॉजिकल बिहेवियर करैक्टरिस्टिक्स आप किसी बंदे की ली जाती हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट हो सकता है, हैंड ज्योमेट्री होती है, फेशियल फीचर्स होते हैं, वॉइस है, रेटिना है। तो इस तरह से ये चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं ऑथराइजेशन के लिए। फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन में क्या होता है कि वो एक डिवाइस लगी हुई है जिसके ऊपर आप अपना फिंगर रखते हैं और वो आपको स्कैन करता है कि क्या ये वही पर्सन है। उससे पहले उस आपकी फिंगरप्रिंट लेकर उसमें ऐड किया जाता है, और उसके बाद जब आप उसमें उस सिस्टम में लॉग इन होने की कोशिश करते हैं तो आपको कहेगा जी पहले आप अपने फिंगर प्रिंट यहाँ पे प्लेस करें। तो आप वहाँ पे अपने फिंगर रखते हैं और उसे वो रीड करता है कि क्या वाकई हमारे डेटाबेस में मौजूद है, तो फिर वो आपको लो कर देता है। इसी तरह आपकी फेशियल, आजकल जो आपके मोबाइल फ़ोन है उसमें भी है, फेस रिकॉग्निशन है। आप फेस सामने करते हैं तो उसको अनलॉक करता है, जैसे आईफ़ोन वगैरह में है, आईफ़ोन 10 में है, मैंने वो यूज़ किया है। और इस तरह से ये क्या है जी, फेस रिकॉग्निशन है। जो ही फेस सामने आता है वो उसको डिटेक्ट करता है और कंपेयर करता है उसके साथ जो उसके पास स्टोर होती है, फिर वो आपको अलो कर देता है। पाम है जी आपकी हथेली, हैंड रिकॉग्निशन है जी। इससे वो क्या करता है जी, आपकी शेप वो भी आप पहले ऐड करते हैं। इसी तरह वॉइस रिकॉग्निशन है, सिग्नेचर रिकॉग्निशन से मॉडिफाई द शेप ऑफ अ हैंड रिटन सिग्नेचर। आपने कोई सिग्नेचर अगर उसमें किए हुए हैं वो भी है। आई स्कैन है, जिसमें रेटिना, आंख की रेटिना को चेक किया जाता है, और उसके बाद वो चेक करने के बाद फिर ऑथराइज किया जाता है। तो ये डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। Multi-modal authentication is the process of verifying user identity using a multiple authentications method is known as a multi-modal authentications.
मल्टी मॉडल में ये चीज़ होती है कि एक से ज़्यादा आपकी जो है ना, मतलब पासवर्ड भी है, यूज़र नेम भी है, और उसके बाद आपकी फिंगरप्रिंट्स भी है, और कोई इस तरह एक से ज़्यादा मेथड जब हो तो वो मल्टी मॉडल कहलाता है, जब एक से ज़्यादा आपकी ऑथेंटिकेशन की। प्राइवेसी मीन्स दैट इज इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू सी द डेटा कलेक्टेड अबाउट हिम। अब हर इंसान की अपना जो डेटा है उसकी प्राइवेट चीज़ है, तो वो किसी दूसरे को राइट नहीं है कि उसको देख सके। तो ये प्राइवेसी इज आल्सो राइट टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू व्यू दैट डेटा एट एनी टाइम। तो ये उसका राइट है कि वो किसी भी टाइम पे अपना उस डेटा को, जो उसका पर्सनल डेटा है, उसको देख सके। अब नो वर्कर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू डिस्क्लोज। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी को इजाज़त नहीं होती कि वो किसी एक का डेटा किसी दूसरे के साथ शेयर करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मसलन फेसबुक ने अगर आपका डेटा लिया हुआ है, आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं या जीमेल पे या किसी भी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बाउंड है कि वो आपका डेटा, जो पर्सनल डेटा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस, वो किसी दूसरे से शेयर ना करें। अब द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट मिनिमाइजेज द मिसयूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच क्राइम। अब इसके लिए जो लेजिस्लेशन की गई है, जो कानून साजी की गई है, उसमें ये एक्ट बनाया गया हुआ है। ठीक है जी, उसमें ये एक्ट पास है कि जो है ना, इस सॉरी जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बना है उसमें इस चीज़ को काफ़ी हद तक मिनिमाइज किया हुआ है कि आपका डेटा मिसयूज ना हो। अच्छा जी, इंश्योरिंग प्राइवेसी में द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड इंश्योर इंडिविजुअल प्राइवेसी। द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पांसिबल फॉर कीपिंग द डेटा अपडेट, or the organization should keep data for the specified period of time only. It cannot keep the longer necessary. जिस मकसद के लिए उन्होंने लिया, जिस टाइम पीरियड के लिए, सिर्फ उसी के लिए रखेंगे अपने पास। द राइट ऑफ द सब्जेक्ट कैन नॉट बी वायलेटेड एट एनी पॉइंट। द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डेटा। अब जो भी डेटा है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस ऑर्गेनाइजेशन की है। Privacy risk, the data protection laws are defined to ensure that uh, ensure data protection. Many countries define data protection legislation, or many advanced countries enforce the law properly. Data protection legislation of all countries based on the same principle, but there are many privacy risks here. तो अब जो प्राइवेसी रिस्क हैं, इस हवाले से बहुत सारे ममालिक में कानून भी पास हो चुके हैं, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, सम इम्पोर्टेंट रिस्क वो क्या हो सकते हैं? पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। इन इम्पोर्टेंट इशू इज द यूज ऑफ पब्लिकली अवेलेबल डेटा स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। तो आपका जो पब्लिकली एक डेटा है, मसलन अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको पता है जो आपकी फ्रेंड लिस्ट होती है वो किस किस को दिखाए, तो वो एक चॉइस आपको दी जाती है कि आप उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं या पब्लिक करना चाहते हैं। तो ये एक रिस्क वाला मौजूद है कि जो आपने इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस रखा हुआ है, वो एक रिस्क मौजूद है अपनी जगह पे कि वो पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब उसमें क्या होता है, पब्लिक रिकॉर्ड सच एज बर्थ रिकॉर्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की जो कार्ड शार्ड रिकॉर्ड्स हैं। Some companies store these records in electronic database and provide this information to others. फिर क्या आ गया जी, वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस सच एज सेल फोन्स एंड पीडीएस ट्रांसमिट डेटा इनटू द एयर। ठीक है, और द डेटा कैन बी इंटरसेप्टेड बाय अदर्स। ये जो हैकर्स की बात हो रही थी, जब वो आपका डेटा जा रहा होता है तो उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। वायरलेस सिक्योरिटी इज एन इंपॉर्टेंट इशू एज द यूज ऑफ वायरलेस डिवाइसेस इंक्रीजेस। जो जो नेटवर्क बढ़ है, इसकी प्राइवेसी भी ज़रूरी होती जाती है। गवर्नमेंट सेट्स टू प्राइवेसी, द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स एंड criminals associations use the internet to conduct their activities. The government agencies check the information of citizens to take care of such activities. In some cases, the privacy of a common citizen is damaged by these agencies. अब हो क्या रहा है कि चूँकि जो हैकर्स हैं वो भी अटैक कर रहे हैं, और उसके पर गवर्नमेंट्स के इदारे भी आपकी उसके उसको रोकने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें वो जो काम के दौरान फिर वो आपकी प्राइवेसी को भी मुतासर करते हैं कि आपका पर्सनल डेटा भी वो चेक करते हैं। Workplace threat to privacy. The organizations want to ensure their employee and concentrating on jobs. Some employees use special programs to monitor workers' behavior. These programs track the number of type of keystones on keyboards, the message sent to the receiver and also read. अब आप जो काम के दौरान भी आपको मॉनिटर किया जाता है,
और उस दौरान भी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ली जाती है, आपकी जो प्राइवेसी है वो भी मुतासर होती है उससे भी। Snooping is another privacy threat as snooping is the process of monitoring the activities on a computer. Keylogger software is used for general snooping. It records keystrokes and mouse clicks. It also records email, instant messages. अब snooping क्या है? ये भी एक चीज़ है कि उससे इस तरह के अब सॉफ्टवेयर आ गए, मसलन अक्सर आप देखते हैं कि अगर आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो सर्च कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको चेक करता है कि इस यूज़र ने, फलां यूज़र जो इस पे लॉगिन हुआ उसने ये चीज़ें देखी, वो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको भेजना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आपकी प्राइवेसी, आपका बिहेवियर है कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो वो उस हवाले से आपको ट्रैक करते हैं और ट्रैक करने के बाद फिर वो उससे मुतल्लिका चीज़ें आपके उस पे भेजना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, स्नूप करना, स्नूपिंग है। अच्छा जी, आपकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं, जो आपकी प्राइवेसी है, उसको कमर्शियल थ्रेट्स क्या हो सकती हैं कि ऑनलाइन बायर्स प्रोवाइड्स नेम्स, एड्रेस एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज। आप अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो आपसे आपका नाम, पता और क्रेडिट कार्ड की मालूमात ले लेते हैं। और मैनी कमर्शियल साइट्स आर आल्सो इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और बाइंग हैबिट्स, और इस तरह से वो आपका बिहेवियर भी जान लेते हैं, आपकी हैबिट्स क्या हैं। दिस पर्सन इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कंज्यूमर प्रोफाइल, और उसकी मदद से वो आपका एक प्रोफाइल बना लेते हैं कि फलां बंदा ये इस तरह का उसका लाइफस्टाइल है, वो इस तरह की चीज़ें पसंद करता है। तो ये सारी आपकी जो प्राइवेसी होती है वो उधर कमर्शियल यूज़ होना शुरू हो जाती है। कुकी आपको बताया था कि आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसके ऊपर सेव होना शुरू हो जाती है, वेब ब्राउज़र पे रहती है। इज़ अ स्मॉल डेटा फाइल होती है जिसके ऊपर वेबसाइट के जो भी क्रिएटेड एंड स्टोर्ड ऑन द हार्ड ड्राइव बाय वेबसाइट्स। जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, एक छोटी सी फाइल आपकी हार्ड डिस्क पे बना देता है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर है। इट इज़ यूज्ड टू गैदर पर्सनल विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ कंज्यूमर। आपको पता नहीं होता, वो स्टोर आपके पास होती है, लेकिन जब आप एक्सेस करते हैं तो वहाँ पर वो आपकी आईडी, पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें वो स्टोर करवाते हैं, फिर वहाँ से वो उसको यूज़ करते हैं। इनके आल्सो स्टोर आईपी एड्रेस, ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूआरएल्स एटसेट्रा। बाज़ वेबसाइट्स होती हैं, जब आप उनको एक्सेस करते हैं तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे ले लेती हैं और उससे वो उनको पता चल जाता है कि इस वक़्त आप फलाँ-फलाँ चीज़ यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह ये कुकी जो होती है ये इस हवाले से थोड़ी-सी डेंजरस होती है, और अक्सर ये जो जितनी भी ऐप्स होती हैं, ख़ुसूसन मोबाइल, ये जो अपना बैंकिंग ऐप्स होती हैं, तो उनमें हर दफ़ा आपको यूज़र नेम और पासवर्ड वो आपसे माँगती हैं, क्योंकि वो कोई कुकी स्टोर नहीं करवाती जिससे कि कोई उसको रॉन्ग यूज़ कर सके। As a global unique identifier is a tracking technology that can be misused. It is an identification number and it is coded into a hardware and software. उसके बाद जी लोकेशन ट्रैकिंग है, आजकल तो ये चीज़ें जीपीएस से नॉर्मल हो रही हैं, और ड्रोन अटैक जो होते थे वो इन्हीं इन्हीं चीज़ों की मदद से वो ड्रोन अटैक किए जाते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रैक सेल फोन्स एंड अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेस, ठीक है, जिन पे आपकी लोकेशन ऑन होती है और आप जीपीएस चिप अगर आपने उसमें लगवाई हुई है। मोस्ट सेल फोन्स आर इक्विप्ड विद अ जीपीएस चिप टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ सेल फोन। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूट द प्राइवेसी ऑफ पर्सन। मैं बड़ी आसानी से जान सकता हूँ इस वक़्त जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं और आपकी लोकेशन किधर है। तो ये ग्लोबल विलेज जो बन चुकी है, ये आने वाले दिनों में ये चीज़ ख़ुसूसन 5G के आने से तो ये चीज़ें बहुत, कोई भी किसी से बच नहीं सकेगा। और जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं काम कर रही हैं, और वो आपको कहीं से भी लोकेट कर सकते हैं। इसी वजह से, इन्हीं थ्रेट्स की वजह से बाज़ ममालिक हैं जो एडवांस वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है और उसको वो कंट्रोल करते हैं। जैसे चाइना है, चाइना में जो है ना उन्होंने अपने इंटरनेट को कंट्रोल किया हुआ है, वहाँ पे आप कोई ऐप अदर वो यूज़ नहीं कर सकते। काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। शुमाली कोरिया है, उसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। Spyware is a program that is stored on a computer without the user's knowledge, ठीक है? आपको पता नहीं होगा और ये आपके उसमें होगा, सेव होगा आपके कंप्यूटर पे। It collects information about the user secretly, or spyware can enter a computer as a virus. It sends collected information to the outsider when the user uses the internet. जो ही आप यूज़ करते हैं तो ये आप इंफॉर्मेशन लीक कर देता है। A type of spyware is called a web bug कहा जाता है। It is a hidden on a web pages or email messages as graphical images. तो ग्राफिक इमेज की सूरत में ये प्रोग्राम आपके वेब पेज पे होगा, वेबसाइट्स पे आएगा,
और आपकी इंफॉर्मेशन सारी लीक होती जाएगी। एडवर्ड्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड एंड डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट ऑन द कंप्यूटर विदाउट यूजर परमिशन। अक्सर आप देखते हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक पॉपअप सा चलता है और एक ऐड आ जाता है, तो ये एडवेयर कहलाता है। द एडवर्टाइजमेंट में अपीयर इन अ बैनर और पॉपअप विंडो, इट रिकॉर्ड्स यूज इंटरेस्ट। अच्छा, अगर आप उसको देखते हैं, डिफरेंट टाइप के ऐड आते हैं, आप उनको सेलेक्ट करते हैं तो वो भी इवन आपकी रिकॉर्ड कर लेता है बिहेवियर के ये बंदा इस तरह की एड्स पसंद करता है, फिर उसको उस तरह के एड्स आना शुरू हो जाते हैं। स्पैम, इट इज एन अनसोशलिस्ट ईमेल मैसेजेस एंड न्यूज़ ग्रुप पोजीशन दैट इज सेंड टू लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स एट वंस। हम पढ़ चुके हैं, जंक ईमेल होती है, आपको धोखा देने के लिए मुख्तलिफ तरह की ईमेल्स आपको आ जाती हैं। तो एक एवरेज ये है जी कि तकरीबन 1000 स्पैम ईमेल हर बंदे को तकरीबन ईयरली आती हैं, तो उन्हें डिलीट कर देना चाहिए। अब इनसे प्रोटेक्शन कैसे मुमकिन है जी? थ्रेट्स टू प्राइवेसी, आपकी जो प्राइवेट चीज़ है उससे क्या चीज़ें हैं जो इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं? द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए, आप ये स्टेप्स कर सकते हैं। सबसे पहले जी, इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेशंस। मेनी आर कमर्शियल वेबसाइट्स अडॉप्ट प्राइवेसी स्टेटमेंट्स। A privacy statement promises that the confidential information of the customer will be protected. अक्सर आप वेबसाइट को देखते हैं तो उस पर वो कोई आ जाता है जी, आप एग्री करेंगे तो आगे चलेंगे, और उसको आप पढ़ा करें और उसको देखा करें कि उसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपकी प्राइवेसी को थ्रेट है, तो आप बेशक उसको डिसएग्री कर दिया करें। तो वो एक अच्छी लंबी सी होती है और अक्सर हम उसको पढ़े बगैर ही ओके कर देते हैं या उसको एग्री कर देते हैं। तो वो उन्होंने थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से, अच्छा, इट इंक्लूड्स बीबीओ, लाइन ट्रस्ट एंड वेब ट्रस्ट। तो इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, गवर्नमेंट रेगुलेशन पासिंग। The laws can be effective to protect the privacy of consumers. For example, Children's Online Privacy Protection Act हुआ जी, COPPA of 1998 में चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, कि अगर बच्चे यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपके सामने एक इत्तफाकन वो जो बनाया था, अपना ईमेल एड्रेस बना रहा था, तो उसमें देखिएगा मैंने वो जब एज कम लिखी तो उसके हवाले से वो सारा उसका मेथड आगे चेंज हो गया। तो उसमें क्या है कि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 13 के लिए बनाया गया कि वो गैदरिंग एंड शेयरिंग द पर्सनल डेटा विदाउट द परमिशन ऑफ पेरेंट्स एंड इलीगल। तो वो बच्चे जो हैं छोटे, वो कोई डेटा इस तरह से शेयर ना कर सकें अपने वालिदैन की इजाज़त के बगैर। कंज्यूमर सेल्फ प्रोटेक्शन बनाएंगे जी, कंप्यूटर यूजर्स कैन रिड्यूस थ्रेट्स टू पर्सनल प्राइवेसी बाय टेकिंग अ नंबर ऑफ स्टेप्स। द ई कॉमर्स, अब जो लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को फॉर बिजनेसेस परचेजिंग, तो वो क्या कर सकते हैं जी? द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड ओनली on the sites that are uh, protected by encryption programs such as secure socket layer। अब ये SSL क्या होता है? ये सिक्योर सॉकेट लेयर, ये इंक्रिप्शन मेथड है। तो आप ऐसी ई कॉमर्स साइट्स पर अपनी वो यूज़ करें जिनमें SSL यूज़ हो रहा है, प्रोटोकॉल है सिक्योर सर्वर्स के लिए। Users should use the website with privacy statement and read them carefully to know the type of protection वो क्या दे रहे हैं, उनको carefully आप पढ़ें। Different types of, अच्छा जी, the setting of the browser should warn the users about the use of cookies. Different types of program are available to manage cookies. तो इन cookies को आप manage कर सकते हैं, ठीक है, और कि ये आपका डेटा स्टोर ना करे, you can manage it. Personal information should be given on internet only if it is a very necessary। जब ज़रूरत हो तब दें, हर वक्त हर बंदे को ना दें। अवॉइड जो आपकी स्पैम ईमेल आती हैं उनसे अवॉइड करें, उनको यूज़ ना करें। यूज़र शुड इंस्टेंट एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम आप करें, इंस्टॉल कर लें अपने प्रोग्राम में जो इन चीज़ों को रोकते हैं। अब आ जाता है डेटा प्रोटेक्शन के लिए जो कोई लेजिस्लेशन या कानून साजी हुई है, वो देखते हैं। डेटा प्रोटेक्शन डिफाइंस द लॉ दैट इंश्योर द प्रोटेक्ट, डेटा प्रोटेक्शन के लिए को आपका डेटा को प्रोटेक्ट रखा जाए, उसके लिए जो लॉज बनाए गए हैं उसको हम डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन कहते हैं। डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज बेस्ड ऑन द सेम बेसिक प्रिंसिपल्स। वो प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं? द पर्पस ऑफ कीपिंग पर्सनल डेटा मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑब्टेन द डेटा। जो कंपनी किसी का डेटा लेगी, वो उसका मकसद क्लियरली डिफाइन करे कि वो क्यों ले रही है और इसका वो क्या यूज़ करेगी, ठीक है। द ये कंपनी के लिए, द इंडिविजुअल अबाउट होम डेटा इज कलेक्टेड मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
अब उस बंदे को जिससे डेटा लिया जा रहा है, उसको क्लियर होना चाहिए कि आपका डेटा किस मकसद के लिए ऑर्गेनाइज़ेशन ले रही है। अब उसके लिए जो कानून साज़ी हुई है, कुछ वक़्तन-फ़वक़्तन मतलब 1980 में प्राइवेसी एक्ट बना, फिर 84 और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डे बाय डे वो बनता जा रहा है और इसमें नई-नई चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। 1980 Privacy Act prohibits agents of federal government from making unannounced searches of press office कि आप आना चाहो तो प्रेस ऑफिस में वो सर्च नहीं कर सकते। फिर 1984 केबल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक्ट में क्या था जी? कम्युनिकेशन पॉलिसी एक्ट रिस्ट्रिक्ट्स केबल कंपनीज इन कलेक्शन एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कस्टमर्स कि वो डेटा कलेक्ट करके और फिर उनको कस्टमर के दरमियान शेयर करना, ये उनको प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया। इट वाज द फर्स्ट लेजिस्लेशन टू रेगुलेट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्यूटर। पहले कानून साजी थी। फिर डेटा प्रोटेक्शन 1984 में क्या है? प्रोटेक्शन इंडिविजुअल फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज एंड डिस्क्लोजर ऑफ अ पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर और उसके ये 8 कानून बनाए गए। क्या जी? द इंफॉर्मेशन इज अ पर्सनल डेटा शैल बी ऑब्टेन एंड प्रोसेस्ड फेयरली एंड लॉफुली। ठीक है। इसी तरह पर्सनल डेटा शैल बी हेल्ड ओनली फॉर द स्पेसिफाइड इन लॉफुल पर्पस। आपके यानी कि कोई भी किसी गैर कानूनी मकसद के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और जिस मकसद के लिए जो स्पेसिफाई किया गया उसी में आप उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी, ये उसकी है लेजिस्लेशन की काफ़ी सारी चीज़ें, देखिएगा इसको। आगे चलते हैं हम। फिर 1987 कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्ट आया जी। मेक्स एक्शन इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी फाइल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलीगल। फिर वीडियो प्राइवेसी प्रोटेक्शन आ गई जी 1988। प्रिवेंट्स द डिस्क्लोजर ऑफ अ पर्सन वीडियो रेंटल रिकॉर्ड विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर के बगैर आप उसका रेंटल रिकॉर्ड्स वीडियो का पर्सन वो नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकते, दिखा सकते उसका रिकॉर्ड। मैचिंग प्राइवेसी प्रोटेक्शन 1988 में ये क्या प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम द कंपेयरिंग अ सर्टेन रिकॉर्ड्स टू फाइंड अ मैच। कंप्यूटर मिसयूज एक्ट 1990 आ गया, फिर 1998 आ गया डेटा प्रोटेक्शन। तो ये कंटिन्यूस चल रहा है 99, फिर इस तरह से अभी तो 2020 में मजीद आगे चूँकि बुक ये पुरानी है तो मजीद इसमें आगे डिस्कस नहीं किया गया। फिर साइट लाइसेंस क्या चीज़ होती है? ये साइट लाइसेंस परमिशन टू यूज सॉफ्टवेयर इन फिक्स्ड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी एक्सपेंसिव टू परचेज सेपरेट कॉपीराइट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर एवरी कंप्यूटर। अब होता क्या है कि आपने एक कंपनी खोली है, ठीक है, उसमें आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो अब हर एक कंप्यूटर के लिए आप सॉफ्टवेयर तो नहीं परचेज करेंगे। तो आपने किसी भी जिससे भी आप सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे उसे बता देंगे जी भाई हमें इतने कंप्यूटर्स के लिए चाहिए, तो आप हमसे एक ही दफ़ा कोई लोएस्ट चार्जेस कर लें ताकि हम उतने ही कंप्यूटर्स पर फिर यूज़ करें उसको। तो ये साइट लाइसेंसिंग कहलाती है कि आपने वो लाइसेंस नंबर ऑफ पीसेस के लिए ले लिया और उसी ऑर्गेनाइजेशन में उतने नंबर ऑफ पीसेस तो चले। सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट रिसोर्सेज अगेंस्ट इंटरनेट सिक्योरिटी रिस्क। आगे ये तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनेट सिक्योरिटी रिस्क फायरवॉल इंक्रिप्शन सीक्रेट की हम यूज़ करें। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑन द इंटरनेट एक्सेस प्रिविलेजेस दें, ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करें, चाइल्ड को मॉनिटर करें। ठीक है। इथिक्स इन कंप्यूटिंग, ठीक है जी। जिस तरह से हमारा माशरा परवान चढ़ता है और हर माशरे के अपने अपने इथिक्स होते हैं, अखलाकियात होती हैं, अखलाकी रवायात होती हैं, इस तरह से कंप्यूटिंग की भी कुछ इथिक्स हैं। इथिक्स आर द रूल्स टू डिटरमाइन द राइट्स एंड रॉन्ग। सही क्या है और गलत क्या है, इस चीज़ को डिफाइन करना, डिटरमाइन करना, ये इथिक कहलाता है। मोस्ट इथिकल बिलीफ्स आर लर्न इन अ चाइल्डहुड में आप बचपन से ही काफ़ी चीज़ें ये बड़ों का अदब करें, उनसे ऐसे बात करें, उनको आप करके बुलाएं। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं, कुछ हमारी कल्चरल होती हैं, कुछ हमारा रिलीजन होते हैं, मज़हब हमें बता रहा होता है, कुछ हमारी सोसाइटी में चीज़ें राइज होती हैं। तो इथिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम लॉ से ये ज़रा डिफरेंट चीज़ है। लॉ और चीज़ और इथिक्स कुछ और चीज़ है। इथिक क्या है कि आपका कल्चर क्या है, कल्चरल जो हमारे जो सकाफ़ती अखलाकियात जिसे हम अखलाकियात कहते हैं कि भाई जब टीचर आता है तो आप खड़े हो जाएँ और उसकी रिस्पेक्ट करें। इसी तरह बच्चों को हम कहते हैं जी बड़े बंदे से अदब के साथ बात करनी चाहिए, उसे आप करके बुलाना चाहिए। ये हमारे क्या है, ये रोज़मर्रा एक हमारा कल्चर है, ठीक है। तो इस पे मज़हब की भी छाप होती है, आपकी सोसाइटी भी होती है और हर एक एथिक हो रहा है। जैसे हम अगर आप बात करें कि यहाँ पे हम गधा जो है ना एक रॉन्ग वर्ड समझते हैं, किसी को गधा कहना, लेकिन अमेरिका में गधा जो है वो धाबी निशान है।
इसी तरह ये मतलब चेंज करती है। तो जी इसमें लॉ इज़ एन एक्सटर्नल रूल्स होते हैं, लेकिन जो है उसको अगर वायलेट किया जाए तो पनिशमेंट। इथिक्स आर इंटरनल प्रिंसिपल दैट इन्फ्लुएंस डिसीजंस। द जनरल रूल्स ऑफ एथिक्स एंड कंप्यूटर इंक्लूड्स। अब इसमें क्या है कि आप इथिक्स के खिलाफ चीज़ है जी, द कंप्यूटर शुड नॉट बी यूज्ड टू हार्म अदर्स। आप कंप्यूटर को इस मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें कि आप दूसरों को तकलीफ दें। जैसे मैंने वायरस बनाते हुए आपको बताया कि ये मैं आपको फॉर लर्निंग पर्पस सिखा रहा हूँ कि ये वायरस इस तरह से काम करता है और ये एक सॉफ्टवेयर होता है, इसे आप डिटेक्ट करके ख़त्म कर सकते हैं। इसका मकसद ये नहीं कि आप किसी को तंग करें, तो ये एथिक्स है, ठीक है। द कंप्यूटर शुड नॉट बी यूज्ड टू स्टील समथिंग सच एज अ क्रेडिट कार्ड। किसी का चीज़ ना चुराएं। द यूजर शुड नॉट बी यूज अब्यूज हिज पावर। तो वो आप किसी को बुरा भला कहें, ठीक है। अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट किसी की इजाज़त के बगैर उसका कंप्यूटर यूज़ ना करें, किसी सॉफ्टवेयर को उसकी इजाज़त के बगैर यूज़ ना करें। तो ये क्या है? दीज आर कंप्यूटर एथिक्स।